अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार कुशवाहा जी हैं। हम आज बातचीत करेंगे लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जो जमीन के बदले नौकरी लेने की बात का आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत से संबोधित करना चाहता हूं। और एक बहुत प्रक्रिया है, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड है हमारे यहाँ, जिसको आजकल BNSS कहा जाता है, भारतीय न्याय संहिता। उसको नया नाम दिया गया है BNSS। और एक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये जो मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लालू प्रसाद जी और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ, और बहुत सारे लोग को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। लैंड फॉर जॉब मतलब नौकरी देने के बदले में उन्होंने कुछ लोगों से जमीन लिखवा लिया था जब रेल मंत्री थे। तो यही आरोप है। और इसी आरोप के तहत वहाँ स्पेशल कोर्ट है, साउथ राउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ दिल्ली का, उसी में ये मामला चल रहा है। तो मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, खास करके आम जनता के लिए भी, कि इससे बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। जैसे कोई सबसे पहले कैसे क्राइम शुरू होता है, मैं ये बतला देता हूँ। पहले माइंड में आता है क्राइम करने का, उसको कहा जाता है मैंसेरिया। माइंड में अगर कोई क्राइम करने का सोच आ गया तो उसको जुडिशियल भाषा में हम लोग मैंसेरिया कहते हैं। वो मैंसेरिया उत्पन्न हो गया कि हमको क्राइम करना है, ऐसे पैसा कमाना है या चोरी करना है, डकैती करना, माइंड में आ गया। तो मैंसेरिया से क्राइम शुरू होता है। और जब माइंड सोच लिया कि क्राइम करना है जी, तो फिर उस क्राइम को वो करेगा। तो क्राइम कर देता है, तब पुलिस जो है FIR करती है, या जिसके अगेंस्ट क्राइम होता है तो वो आदमी उस पर FIR करता है जी, क्रिमिनल पर जी, तो पहला हुआ माइंड में आना क्राइम करने की बात। जी, दूसरा हुआ FIR लॉज हो गया। जी, FIR लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, जी, यानी कि जांच होता है, पुलिस जांच करती है। जी, उसमें बहुत सारा तरह की पुलिस है, CBI है, उसके बाद स्पेशल फोर्स, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी होता है, तरह तरह के हैं, CBI हैं। तो वो जांच करती हैं कि ये जो FIR किया गया है, क्या ये सब आरोप जो लगाए गए हैं FIR में वो सही है कि नहीं। और वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो विभिन्न लोगों से गवाही लेती है, पूछती है और केस डायरी बनाती है। प्रत्येक दिन का जांच का फैक्ट लिखा जाता है उस डायरी में कि आज हमने किस किस से पूछा, किसका बयान लिया, किसने क्या बोला, ये सब डायरी में लिखा जाता है। और इसके लिए जो है आपको समय दिया जाता है। और जब जांच पूरी हो जाती है जी, तो एक तरफ तो जांच चलना शुरू हो गया FIR होने के बाद, और दूसरे तरफ जो एक्यूज होते हैं, जिनका नाम पड़ता है FIR में जी, या जांच के क्रम में आता है, तो उनको बेल लेना होता है। जी, बेल दो तरह का होता है। एक होता है कि हाजिर हो जाइए कोर्ट में, और हाजिर होकर के बेल, रेगुलर बेल उसको कहा जाता है। उसमें वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है पुलिस, या कोर्ट जेल भेज सकती है, या आपको बेल भी दे सकती है। तो वो रेगुलर बेल कहलाता है। एक एंटिसिपेटरी बेल होता है कि बाहर से बाहर बेल लेना। उसमें ये ग्राउंड होता है कि हम कोई भागने वाले नहीं हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वेल टू डू हैं, हमको बहुत सारा प्रॉपर्टी है, छोड़ के हम भागेंगे नहीं, ट्रायल फेस करेंगे, इसलिए हमको बाहर से बाहर बेल दे दिया जाए, रेस्पेक्टेड पर्सन है। तो एंटिसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल होता है। तो लालू जी को इसमें एंटिसिपेटरी बेल मिला हुआ है जी। और ये 2 स्टेप हुआ जी। सबसे पहले माइंड में आया, उसके बाद क्राइम हुआ, उसके बाद तीसरा जो है पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट होता है। अच्छा। कि हाँ, इनके खिलाफ क्या क्या मटेरियल मिला है, देखिए ये केस डायरी है और ये सब एग्जिबिट है, इतना सारा चीज हम इनके खिलाफ इकट्ठा किए हैं। जैसे इस केस में हुआ होगा
कि जिस आदमी को नौकरी दिए हैं जी उसका कौन सा खेत लिखे हैं, जी लिखाने वाला सैलरी जमा किया होगा जी पुलिस, जी उसी तरह से और भी सबूत जुटाए होंगे। जी तो वो सब जमा होता है, जिसको कहा जाता है कि चार्जशीट सबमिट हो गया। जी यानी कि पुलिस का काम अब खत्म हो गया, जी उसने कोर्ट को सब जांच पड़ताल करके रिपोर्ट सबमिट कर दिया, उसी को कहा जाता है कि पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया। जी अब कोर्ट का काम शुरू होता है। पुलिस का काम यहाँ पर खत्म हो गया, जांच एजेंसी का चार्जशीट होते ही वो काम खत्म हो गया। उसके बाद कोर्ट का काम होता है कि वो जो पुलिस ने जो जमा किया है चार्जशीट, जी उसको सब तजवीज करता है, उसको देखता है, जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। जो कोर्ट जिस कोर्ट में जमा होता है, स्पेशल कोर्ट है इसका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, तो स्पेशल कोर्ट के जज जो होते हैं वो जांच करते हैं कि पुलिस ने जो सब जांच करके रिपोर्ट दिया है जी जी उसमें कौन कौन सेक्शन में ऑफेंस बनता है और किनके खिलाफ बनता है। जी तो वो देख करके और वो कॉग्निजेंस लेता है। एक स्टेप होता है कॉग्निजेंस लेना। कॉग्निजेंस माने अप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड। अच्छा अब से पहले पुलिस माइंड था, अच्छा पुलिस जांच कर रही थी। जी पहला बार जो कोर्ट में गया मामला, तो अब वो उसको कॉग्निजेंस लेना कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जुडिशियल माइंड लगाया गया पहली बार किसी जज ने, और जुडिशियल माइंड लगा करके वो लिख देता है, कॉग्निजेंस ले लेता है कि हाँ फलना फलना के खिलाफ जो है इसमें मटेरियल है, इसलिए इसमें केस चलाया जा सकता है। जी जी तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है चार्ज फ्रेमिंग का। अच्छा मान लीजिए कि कॉग्निजेंस में भी मोटा मोटी देखा, बहुत मटेरियल सब नहीं देख पाया, तो चार्ज फ्रेमिंग के समय एक मौका दिया जाता है एक्यूज पर्सन को। उसके लिए सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में प्रोविजन है कि अगर आपको लग रहा है कि पुलिस और ये कोर्ट जो है कॉग्निजेंस गलत ले लिया है, पुलिस जो है आपके खिलाफ गलत मटेरियल जमा कर दिया है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फंसाने की कोशिश कर रही है पुलिस, या बायस्ड व्यू से, पॉलिटिकल वेंडेटा से अगर हमको फंसाया जा रहा है, तो एक डिस्चार्ज पिटीशन देने का अधिकार होता है। अच्छा एक्यूज पर्सन को वो डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करते हैं, उसके लिए भी सीआरपीसी में प्रोविजन है। और वो डिस्चार्ज पिटीशन पर फिर जो है जज फिर तजवीज करता है कि ये जो डिफेंस, अब बचाव पक्ष शुरू हुआ यहाँ से। जी जी डिस्चार्ज का जो पिटीशन दिया गया अपराधियों की तरफ से, तो वो डिफेंस देता है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट गलत किया जा रहा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमारे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, मालाफाइडी इंटेंशन से मैलिशियस प्रोसिक्यूशन लाया गया है, तंग तबाह करने के लिए लाया गया है, सब ग्राउंड बना करके, या जो डिफेंस का ग्राउंड है, एक डिस्चार्ज पिटीशन फाइल होता है अपराधियों की तरफ से। वो भी हुआ होगा लालू जी की तरफ से, या जितने लोग होंगे वो डिस्चार्ज पिटीशन दिए होंगे। अच्छा तो टोटल जो आ रहा है न्यूज, उसमें 98 लोग थे। तो 98 लोगों पर कॉग्निजेंस हुआ था। माने पहला प्राइमा फेसी लगा कि 98 आदमी, 98% इसमें है इन्वॉल्व। लेकिन जब चार्ज फ्रेमिंग के समय डिस्चार्ज का पिटीशन पड़ा अपराधियों के तरफ से, तो उसमें से 52 आदमी को कहा कि इनके खिलाफ तो कुछ है नहीं, अननेसेसरी पुलिस इन लोग का नाम डाल दिया है। जी जी तो टोटल 98 अपराधियों में से 52 को चार्ज फ्रेमिंग में हटा दिया। अच्छा कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत है नहीं, ऐसी पुलिंदा ला करके दे दिया है, आई 52 आदमी का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा है, इसलिए 52% को आउट ऑफ 98 52% को उसने बरी कर दिया। कहा कि इन लोग के खिलाफ चलाना बेकार है, इन पर कोई चार्ज बनता उनता नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, न ओरल है न एविडेंस है, तो इसको अननेसेसरी क्यों घसीटिएगा। तो 52 आदमी उसमें बरी हो गए। जी जी डिस्चार्ज का जो पिटीशन हुआ ना, उसमें डिस्चार्ज कर दिया, उसको कहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं बनता है। लेकिन 46 आदमी पर चार्ज बनता है जी, माने 98 में 46 आदमी पर चार्ज बनता है। ये मटेरियल मिला जज को, और उसी 46 में जो नाम पड़ा है लालू जी का भी है जी, राबड़ी जी का भी है, तेजस्वी जी का भी है, मिश्रा जी का भी है, हेमा यादव का भी है, और तेज प्रताप का भी है। तो इस तरह से ये 6 लोगों का नाम
जो आ रहा है न्यूज में, उसके हिसाब से इन लालू परिवार के इन 6 लोगों का नाम उसमें आ रहा है। और भी लोग होंगे उसमें, लेकिन लालू परिवार का चूंकि ये पॉलिटिकल फैमिली है इसलिए ज्यादा ये प्रचारित हो गया है। तो इन 6 लोगों के बारे में हम ये बतलाना चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ मटेरियल मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, ओरल एविडेंस मिला होगा, गवाह मिला होगा, या कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला होगा, सेल डीड मिला होगा, और उसका जमीन लिए होंगे, उसको नौकरी दिए होंगे तो नौकरी का लेटर मिल गया होगा। अच्छा। तो इस प्रकार से कुछ साक्ष्य मिला होगा, तभी इन 6 लोगों को, लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, मिशा जी को, हेमा यादव को और तेज प्रताप को इसमें एक्यूज बनाया गया है जी। लेकिन ये अभी कोई ये सजा नहीं हो गया, मतलब ये प्राइमा फेसी जो ये इन लोगों के खिलाफ मटेरियल कोर्ट को लगा कि है, तो ये चार्ज फ्रेम हो गया। मतलब जो जिनके खिलाफ साक्ष्य नहीं था उनको हटा दिया, और जिनके खिलाफ जो है साक्ष्य मिला वो 46 आदमी को चार्ज फ्रेम किया है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन पर जो है ट्रायल चलेगा। मतलब अब विचारण होगा कि जो बात आरोप लगाया गया है, जो मटेरियल है वो सब सही है कि नहीं। मान लीजिए कोई फॉल्स सेल डीड ला के जमा कर दिया पुलिस, तो उस पर सजा नहीं ना होगा। मान लीजिए किसी का जॉब का नकली लेटर लगा दिया ला करके, तो उस पर तो सजा नहीं होगा। तो इसीलिए ट्रायल अब शुरू होगा। अब जो है जितना भी उसमें गवाह होंगे, जितना भी कागज होगा, वो सब का एग्जिबिट बनेगा, और एक एक करके दोनों तरफ का गवाह होंगे। प्रोसिक्यूशन को भी गवाह देने का ये है, मतलब जो पुलिस है वो भी गवाह लाएगी, वो साबित करना चाहेगी कि दोषी हैं। और लालू जी और इनके जो जितने भी 46 आदमी पर कॉग्निजेंस ये हुआ है चार्ज फ्रेम, तो उनके वकील चाहेंगे कि उनको निर्दोष साबित कर दें। जी बिल्कुल। तो वो भी अपना गवाह देंगे, ये भी अपना गवाह देंगे, वो भी अपना डॉक्यूमेंट देंगे, ये भी अपना डॉक्यूमेंट देंगे। तो इस तरह से अब जो है चलेगा ट्रायल, माने अब प्रक्रिया ट्रायल की शुरू होगी। सारे गवाहों की गवाही ली जाएगी, कौन गवाह क्या बोला वो सब नोट करेगा जज, और नोट करने के बाद क्या क्या लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आया वो सब भी तजवीज करेगा। और उसके बाद ट्रायल जब पूरा हो जाता है, सारे गवाह गुजर जाते हैं, तब फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है कि हाँ इसमें सजा देने के लिए मटेरियल फाइनल मिला कि नहीं मिला। और तब जो है फाइनल आर्गुमेंट होता है बचाव पक्ष का और प्रोसिक्यूशन का भी। सरकार का जो वकील होगा वो भी सजा दिलाना चाहेगा, और इनका सब वकील होगा इन लोगों का तो ये बचाने की कोशिश करेगा। दोनों का आर्गुमेंट होगा, और दोनों का आर्गुमेंट सुन करके सारे साक्ष्यों को तजवीज करके तब तय होगा कि इनको सजा देना है कि नहीं। तो इसमें तो बहुत गवाह होंगे, जब 46 अपराधी हैं तो गवाह तो सैकड़ों में होंगे। तो इसलिए अभी 5 बरस भी लग सकता है इसका ट्रायल पूरा होने में। तो इसलिए, और अपने भारत के कानून में एक प्रिजम्पशन है, सीआरपीसी में भी है, संविधान में भी है, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल सजा नहीं हो जाता तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाता है। अच्छा। तो ऐसी परिस्थिति में चार्ज फ्रेमिंग हो जाने से कोई आदमी दोषी करार नहीं हो गया। प्राइमा फेसी शुरू में लगा कि हाँ इनके खिलाफ कुछ मटेरियल आया है, तो अब ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद अगर दोषी पाए जाएंगे तो इनको सजा होगी, और मैक्सिमम 10 साल सजा है इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, और ज्यादा भी है। लेकिन ये जो एविडेंसरी सब एविडेंसेस जो आ रहे हैं उसके आधार पर कितना सजा होगा नहीं होगा ये ट्रायल कोर्ट तय करेगा। लेकिन सजा हो जाने से भी दोषी नहीं होंगे। अगर ट्रायल कोर्ट ने सजा कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो दोषी हो गए, और एकदम कानून हमारा भारत का कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल सजा नहीं हो तब तक निर्दोष माना जाता है। तो अगर इनको अभी तो चार्ज ही फ्रेम हुआ है, 2-4 साल ट्रायल होने में लगेगा। ट्रायल होने के बाद मान लीजिए कि सजा ही हो जाता है, या तो बरी हो जाएंगे या सजा हो जाएगा। तो मान लीजिए कि सजा हो जाता है तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, हाई कोर्ट में भी 2-4 साल लगेगा। उसके बाद हाई कोर्ट भी मान लीजिए कि सजा कर दिया या बरी कर दिया, तो सजा कर देगा तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी 2-4 साल सुनवाई में लगेगा। तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है
चार्ज फ्रेमिंग कर देने से देश का कोई अपराधी जो है केस में वो दोषी नहीं हो जाता है। वो प्राइमा फेसी शुरुआती दौर में लगा कि हाँ इनके खिलाफ, अब असली ट्रायल होगा कि इनके खिलाफ क्या मटेरियल आया, कौन गवाह दिया, कौन नहीं दिया, कौन कागज मिला, कौन फॉल्स कागज है, कौन सही कागज है। सीबीआई ने जितना भी जांच या ईडी ने किया होगा वो सब का तजवीज कोर्ट करेगा। तो इसलिए अभी बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको लगता है कि 5 साल ट्रायल में लग जाएगा और उसके बाद फिर 5 साल हाई कोर्ट में लगेगा और फिर 5 साल सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। तो हम समझते हैं कि 15 वर्ष तक इनको अगर फाइनल सजा सुप्रीम कोर्ट से होता है तब चिंता के विषय होगी, तब इनको काटना पड़ेगा, और नहीं तो बेल पर ही रह सकते हैं। जब तक इनका ट्रायल चल रहा है तब तक बेल पर रहेंगे, फिर अपील हाई कोर्ट में कर देंगे तो वहां भी हो सके कोर्ट बेल दे दे तो बेल पर रहेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बेल दे सकता है कि ठीक है जब तक सुनवाई नहीं होता अपील का आप बाहर रहिए। तो ये बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्रक्रिया है कानून का जिसके तहत अभी लंबी प्रक्रिया चलेगी और बेल पर हैं, इसलिए कोई परेशानी इन लोग को नहीं है। सर कई लोग हैं जो इस संबंधित और किसी और संबंधित भी आपसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। तमाम दर्शक जो देख रहे हैं आपसे कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में जो लोग उलझे हैं अपने बात रख सकते हैं। क्या आपसे संपर्क करने का क्या जरिया हो सकता है, किस तरह आपसे सवाल कर सकते हैं, आपका संपर्क क्या है, जो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए ये सब जो है, ये जितना भी सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और जितना भी क्रिमिनल केस है, बहुत सारा क्रिमिनल लॉ है, आर्म्स एक्ट है, तो सब का लेकिन प्रक्रिया एक ही है। ट्रायल का प्रक्रिया जो है वो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड पहले था, अभी BNSS है, तो उसके तहत ये सब प्रक्रिया चलता है। फिर भी किसी गरीब आदमी को किसी भी तरह का परेशानी अगर है, कुछ जानना चाहता है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 99 056 76 251, उस पर वो संपर्क कर सकते हैं और हम उनको फ्री लीगल एड दे करके उनको हम लोग मदद करेंगे। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा सर, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इनका प्रैक्टिस चलता है और लगातार सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं और कानूनी सलाहकार भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।